अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अनीज़ा नावल में आपका वेलकम है। नावल नेम है मकसूम बाय हुमा वकास। एपिसोड 5। ए ए कूल डाउन ब्रो। फवाद ने शाजिल के कंधे पे हाथ रखा। वो सुर्ख चेहरा लिए बैठा था, मुट्ठियां भी भींची हुई थी। कुछ दूर मैदान में मैसम अकेला प्रैक्टिस में लगा था, जिसको देख देख कर शाजिल का खून जल रहा था। क्या कूल डाउन? आदिल अजीज को देखा था इस रात पार्टी में? कैसे इसके कंधे थपक रहा था। कंधा झटक कर शाजिल ने हाथ को हवा में उठाकर नफरत आमेज अंदाज अपनाया। फवाद और वो एक साथ क्रिकेट में आए थे। एक ही शहर से ताल्लुक़ रखने की वजह से दोनों की आपस में दोस्ती भी थी। शाजिल गुस्सा न करना यार, पर दम है इसमें। फवाद ने खज्जल सा होता हुआ नजरें चुराई और मैसम की तारीफ किए बिना न रह सका। क्या दम है? हाँ क्या दम है? जोश से खिलता है, होश होश से नहीं। शाजिल ने दांत पीसते हुए अपने सर के करीब हाथ लाकर हवा में घुमाया। अपने ही दोस्त से मैसम की तारीफ सुनकर वो और आग बबूला हो गया था। सुन सुन, कल सेमीफाइनल है, मैं इसे रन आउट कराऊं। फवाद की तरफ आंखें सुकेड़े वो अब पूरी तरह सुर्ख हो रहा था। नजरें मैदान में दौड़ते मैसम पर टिकी थी, जो इस सर्दी में भी स्लीवलेस टी शर्ट पहने मैदान में भाग रहा था। फवाद ने चौंक कर इसकी तरफ ऐसे देखा जैसे इसकी दिमागी हालत पर शक गुजरा हो। दिमाग ठीक है तुम्हारा? फवाद अपनी जगह से खड़ा हुआ और कमर पर हाथ धर कर नफरत की आग में जलते शाजिल की तरफ देखा। तुम समझ नहीं रहे, कल लाहौर कलंदर इसके दम पर जीती तो समझ गया वो नेशनल टीम में। शाजिल ने माथे पर बल डाले पर सोच अंदाज में से कायल करने की कोशिश की। ये गलत है ब्रो। फवाद की आवाज़ मध्यम थी, कमर पर हाथ धरे वो अब बार बार नफ़ी में सर हिला रहा था। कुछ गलत नहीं है, देख तू खेल, कल के मैच में मैं खेलूंगा। सेमीफाइनल हमारे दम पर जीतेगी, कल लाहौर कलंदर इसके नहीं। शाजिल ने खड़े होकर इसके कंधे पर दबाव डाला। फवाद ने बेयकीनी से शाजिल की तरफ देखा, जो अब कमीनी सी हंसी हंस रहा था। ठीक है। कुछ देर सोचने के बाद फवाद ने थोड़ी पर हाथ फेर कर किन अखियों से शाजिल की तरफ देखा। कह तो वो ठीक रहा था, सुपर लीग के हर मैच में वो छाया हुआ था। अपने साथ वाले खिलाड़ी को तो वो बहुत कम खेलने देता था। जिम का शीशे से बिना दरवाजे खोलकर फवाद अंदर दाखिल हुआ और इर्द गिर्द नज़र दौड़ाकर मैसम को तलाश किया। रात भर वो शाजिल की बात पर गौर करता रहा और फिर इन दोनों की शातिर दिमाग ने एक मंसूबा तैयार किया, जिसकी बदौलत वो मैसम को अपने जाल में फंसा सकते थे। कुछ देर तलाश करने के बाद ही एक जगह जाकर नज़रों की तलाश खत्म हुई। मैसम वेट लिफ्टिंग में मसरूफ़ था, चेहरा सुर्ख हो रहा था और वह लब वेट के ऊपर नीचे करने पर मुख्तलिफ जावे बदल रहा था। कसरती मजबूत बाजू स्लीवलेस टी शर्ट में इसकी मेहनत का वाज़ेह सबूत थे। अब वो पतला सा कमज़ोर सा मैसम नहीं रहा था। फवाद लंबे लंबे ढक भरता इस्तकाया और इसके सर की तरफ खड़ा हुआ। वो नज़रें झुकाए कसरत में इतना मसरूफ़ था कि इसे फवाद के पास आकर खड़े होने का भी पता ना चला। मैसम कैसा है ब्रो? अपने ऊपर से आती आवाज़ पर मैसम ने आंखें ऊपर उठाई। वेट लिफ्टिंग करते हाथ रुक गए। फवाद मुस्कुराया। मैसम जल्दी से वेट एक तरफ रख करता खड़ा हुआ। ठीक फवाद भाई, आप सुनाइए। पास पड़े टावल को कंधे पर घुमाया और मुस्कुराहट का तबादला किया। अब वो सर से सब सीनियर्स को भाई कहना शुरू हो गया था। इसके सर सर कहने पर असद ने इसे एक दिन टोका और कहा, ये यहाँ कोई किसी का सर नहीं है, बस जो आपसे सीनियर है इसको इज्जत देने के लिए भाई लगा दो। साथ सबसे इसने सबको भाई कहना शुरू कर दिया। बस तबीयत कुछ नासाज है यार, कल से बदन में दर्द है। टेम्परेचर? फवाद ने बेचारगी से आवाज़ सूरत बनाई। आवाज़ में भी नकाहत का तासिर पेश किया। मैसम जो अपने चेहरे को टावल से धीरे धीरे थपथपा रहा था, एक लम्हे के लिए रुका, परेशान से नज़र फवाद पर डाली, क्योंकि कल सेमीफाइनल में वो दोनों ही ओपनर थे और पहली पार्टनरशिप का मजबूत होना जीत के लिए बहुत मायने रखता था। ओह, तो रेस्ट करे ना, कल तो सेमीफाइनल है, मैसम ने परेशान से लहजे में कहा। फवाद ने मुस्कुराते हुए सर को इस बात में लाया, पर चेहरे पर वही थकावट के आसार को बरकरार रखा। और सुनाओ, बहुत प्रैक्टिस हो रही है आजकल? माशाल्लाह यार, बहुत मुतासिर हुआ हूँ तुम्हारी एनर्जी से, यकीन जानो। फवाद ने भवें उचकाकर सताइश सी नज़रों से मैसम की तरफ देखा। मैसम अपने मखसूस अंदाज में थोड़ा सा शर्मा कर
नज़रें झुका गया और फिर पास पड़ी अपनी जिम किट से अपनी हट को निकाला। शर्मिंदा कर रहे हैं आप। मैसम ने हट को चढ़ाया और मुस्कुराहट को दबाते हुए सामने खड़े फवाद को देखा। फवाद ने हल्का सा कहका लगाया, चलो आज इकट्ठा नाश्ते करते हैं कहीं, फवाद ने खुशदिली से कहा, जिस पर वो भी सर हिलाता आगे हो गया। पूरे सुपर लीग में फवाद से इसकी ये पहली लंबी बातचीत थी, लेकिन अपनी तारीफ इनके नाम से सुनकर इसे दिली खुशी हो रही थी, क्योंकि वो इसके पसंदीदा बल्लेबाज में से थे। क्या है आज, पागल क्यों हो रहे हो लोग सारे? अदीना ने स्टाफ रूम का दरवाज़ा खोला और बेजार से लहजे में सामने बैठी माहरूक से पूछा। अभी वो रिसेप्शन से आ रही थी, जहां वेटिंग हॉल में लगे बड़े से टीवी के आगे मरीजों के साथ आए भी तीमारदारों की भीड़ लगी थी। माहरूक इसकी बात पर भरपूर अंदाज में मुस्कुराई। लाहौर ही है, पहले दफ़ा लाहौर कलंदर सेमीफाइनल तक आई है। माहरूक ने पास बैठी रोशा और महरीन की तरफ आके घुमाकर इशारा किया, जो परजोश अंदाज में स्टाफ रूम के टीवी के आगे बरजुमान थी। अदीना ने भी इसकी नज़रों का ताकुब किया और फिर कंधे उचकाते आगे बढ़ी। अच्छा। अदीना ने मध्यम से लहजे में लापरवाही बरती और सोफे पर डहने के अंदाज में बैठी। सोफे की पुष्ट से सर टिका कर आंखें मूंदी। वो तो बहुत कुछ बदल देने की ताकत रखता था। एक रात में मेरे दिल की दुनिया बदल सकता है तो लाहौर कलंदर की सोई किस्मत भी बदल सकता है। दिल में अजीब सी घुटन हुई। हे गाइस, चलो चलो, 3 टिकट्स स्टेडियम चलते हैं। रोशान की परजोश आवाज़ पर अदीना ने अपनी आंखें खोली तो वो बिल्कुल सामने खड़ा था और जोश में चेहरे पर सवालिया अंदाज अपनाए कभी अदीना की तरफ देख रहा था और कभी माहरूक की। इसकी सूरत ही बता रही थी वो भी पाकिस्तान की इस 90% अवाम में से एक है जो क्रिकेट की शैद आई है। अदीना को भी वो इस वक्त जहर लगा। माहरूक ने कान खुजाते हुए झूठी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई और चौन नज़र अदीना पर डाली, जब सपाट चेहरा लिए रोशान की तरफ देख रही थी। नो वे। अदीना एकदम से उठी और पास पड़े सफ़ेद कोट को उठाती तेज तेज कदमों से स्टाफ रूम से बाहर निकल गई, जबकि माहरूक ने जबान को दांतों में दबा लिया और रोशान हौनक बना दरवाजे की तरफ देख रहा था, जिससे थोड़ी देर पहले अदीना बाहर गई थी। वो इस रात से अदीना के साथ वक्त गुजारने के बहाने तलाश कर रहा था और आज भी इसी वजह से 3 टिकट्स लेकर आया था, पर जिसके लिए इसने इतनी मुश्किल से ये टिकट्स ली थी, इसका रद्द अमल अजीब था। इसे क्या हुआ है, मायूसी आवाज़ में कहकर गर्दन माहरूक की तरफ मोड़ी, जो पहले से इसके इंतज़ार में थी कि कब वो इस हालात से बाहर आकर इसकी तरफ देखे। इन मोहतरमा का कसूर नहीं है, क्रिकेट से नफरत इन्हें वारिसत में मिली है। मारूक ने रुक रुक कर गर्दन को हिलाते हुए लबों को भींचकर अदीना के रवैये की वजाहत की, जिस पर रोशान की भवें और हैरत से उचक गई। मतलब? रोशान ने कुछ नासमझी के अंदाज में माहरूक की तरफ देखा, जिसने गहरी सांस ली। मतलब कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगे। सुनो, तुम जाओ, फिर हम कहीं चलेंगे तुम्हारे साथ, माहरूक ने माजरत के अंदाज में कहा, जिस पर रोशान का चेहरा उतर गया। ये क्या भाई, आई लव क्रिकेट और इस दफ़ा तो लाहौर का जश्न देखने वाला होगा। सेमीफाइनल है इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ। यूनाइटेड ओफो, एक्चुअली ये उर्दू में लिखा हुआ है ना, इंग्लिश वर्ड भी तो ज़रा पढ़ने में दिक्कत हो जाती है। रोशान जल्दी से थोड़ा आगे हुआ और परजोश अंदाज में माहरूक को कायल करने की कोशिश की। अब तुम्हें क्या समझाओ, वो नहीं जाएगी कभी। माहरूक ने लबों को चबाकर सरगोशी जैसा अंदाज अपनाया। रोशान कुछ देर परेशान हाल खड़ा रहा, फिर मरियल कदम उठाता बाहर की तरफ बढ़ गया। अच्छा, लाहौर में किस हॉस्पिटल में? मैसम के पाँव में जॉगर पहनते हाथ रुक गए। वह हैंड फ्री कानों में घुसाए नीचे झुका हुआ जॉगर पहनता जिम के लिए तैयार हो रहा था। फहद की बात पर दिल की धड़कन मंजमित हुई। फहद इसे अदीना के बारे में बता रहा था कि वो लाहौर के किसी हॉस्पिटल में हाउस जॉब कर रही है और इसे यहाँ आए महीने से ऊपर हो चुका है। बेसाख्ता ही वो हॉस्पिटल का पूछ बैठा, जैसे इसे मिलने का पहुँच जाएगा। ये तो मालूम नहीं। फहद की मायूसी आवाज़ ने इसके दिल की थमी धड़कनों को बेहाल किया। साकत सा लम्हा फिर से महरक हुआ। क्या मुझे जाना चाहिए इसके पास और पूछना चाहिए क्या वो खुश है ना? जो वो चाहती थी मैंने वो कर दिया। वो चाहती थी रिश्ते से इनकार मेरी तरफ से हो। पता कर, मध्यम सी दूर से आती आवाज़ में फहद से कहा। अगर पूछूंगा नहीं तो दूर से देख लूँगा कि वो खुश है ना। अब
ज़हन मंसूबे बना रहा था और दिल की रफ्तार तेज़ से तेज़ हो रही थी। दिल का यूं धड़कना बताया गया कि मैसम मुराद मोहब्बत अभी मरी नहीं है, इसी आब उताव से रगों में खून बनकर दौड़ रही है। इसीलिए इसकी एक झलक को देखने का सोचकर दिल के पंप होने की रफ्तार बढ़ा दी रगों में बहते खून ने। क्यों? फहद ने मायने खेज अंदाज में पूछा, जिस पर वो भी जैसे होश में आया। वो कहाँ अब इसकी थी कि वो फहद से ये कहता कि इसका दीदार करने जाएगा, अपने दिल को सुकून देने जाएगा। हाँ वैसे ही सही कह रहा हूँ तो क्यों क्यों पूछ रहा हो? मैं हॉस्पिटल का गहरी सांस की खारिज की और अब बेताब से दिल को सर्जिश किया। दूसरी तरफ फहद भी कुछ देर के लिए खामोश हुआ। अच्छा छोड़ यार, सुन, आज के लिए बेस्ट ऑफ लक, फहद ने जल्दी से उदासी को दूर करते हुए चहकती आवाज़ में कहा। आज दोपहर में सेमीफाइनल था। जिम से वापस आकर इनकी टीम मीटिंग थी और इसके बाद स्टेडियम के लिए रवानगी। अपने पास रख अपना बेस्ट ऑफ लक। कहाँ था आज लाहौर आ जाना? मैं सबने गफ़ी भरी लहजे में मुंह फुलाया। इसकी ज़िंदगी के इतने बड़े दिन में इसका कोई अपना इसके साथ नहीं था। बहुत दिल था कि फहद भी आ जाता, पर वो नहीं आ रहा था। यार बहुत कोशिश की, तुझे पता है ना, अब घर वाले यूनिवर्सिटी भी बहुत मुश्किल से जाने देते हैं। फहद ने बेचारगी से अपने ना आने का जवाब पेश किया। दूसरी तरफ खामोशी थी। हाँ सब घर वाले ऐसे ही होते हैं। इसके घर वालों के पास अभी तक इसका ये नया नंबर भी नहीं था, जिसके बारे में इसने फहद को सख्ती से मना किया था कि वो किसी को नंबर नहीं देगा। अभी इसका समझ सकता हूँ। आहिस्ता सी आवाज़, उदास सा लहजा, घर वाले शिद्दत से याद आए। सबकी मोहब्बतें जहन में घूम गई थी। इतना अरसा तो कभी दूर नहीं रहा था वो सबसे। शिद्दत से घर की दीवार तक याद आ गई थी। अच्छा चल रखता हूँ, अब जाना है। थोक निगल कर गले की गिल्टी ने जब्त का मुजाहरा करते हुए ऊपर से नीचे सफ़र किया। जल्दी से उठकर खड़ा हुआ, नम आंखों को छपकाया। जा मेरे शेर, मचा दे धूम, फहद ने परजोश अंदाज में कहा, जिस पर दोनों ने कह कहा लगाया। अब फिर फ़ोन बंद करने के बाद वो सर पकड़कर बेड पर ठहसा गया। सब याद आ रहे थे, सब। फ़ोन पर राबिया का नंबर डायल किया। फ़ोन की रिंग जा रही थी। हेलो। दूसरी तरफ हुज़ैफ़ा की आवाज़ उभरी। राबिया का फ़ोन अक्सर औकात इसके पास होता था। वो गेम खेलता था इस पर। वो बार बार हेलो कह रहा था। दिल किया फ़ोन से निकलकर हुज़ैफ़ा को सीने से लगाकर आंखों में पानी चमक गया और सामने का मंजर धुंधला गया। वो हुज़ैफ़ा जो इसे एक आँख नहीं भाता था, 3 माह से इसे देखने को आंखें तरस गई थी। जल्दी से फ़ोन बंद किया और आंखें ज़ोर से बंद कर ली। मैसम, सुन यार, बॉल एक खेलूंगा और उधर आ जाना, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, फवाद ने मैसम के कान के करीब होते हुए कहा और बल्ले को ज़मीन पर मारा। आवाज़ भी थकी सी थी। वो लोग लाहौर स्टेडियम में इस्लामाबाद यूनाइटेड के 240 तक के दिए गए हदफ के खिलाफ बल्लेबाजी कर रहे थे। अब ये तीसरा ही ओवर था जब फवाद ने इसकी शुरुआत में ही इससे अपनी तबीयत नासाज होने की बात की। मैसम ने परेशानी से फवाद के उतरे चेहरे की तरफ देखा। कोई बात नहीं फवाद भाई, आप एक स्कोर कर लें, फेंकूंगा गेंद में खेलता हूँ फिर ज़्यादा, लेकिन अभी पार्टनरशिप ना टूटे हमारी। मैं सबने तसल्ली आमेज अंदाज में फवाद के कंधे पर हाथ रखा। जल्दी भागा ना, फवाद ने फिर से याद दहाई करवाई। मैं सबने मुस्कुराकर तसल्ली आमेज नज़रों से देखा। ओके। मैं सबने मुस्कुराकर हाथ का इशारा दिया और पिच की मुखालिफ सिमत की तरफ गया। फवाद बल्लेबाजी के लिए विकेट के आगे जा खड़ा हुआ। फवाद विकेट के आगे जगह संभाले हुए लाहौर कलंदर को 240 के हदफ का सामना। कमेंट्री की गूंज में खचाखच भरे स्टेडियम का शोर था। मैसम को अब फवाद की तबीयत की फिक्र हो रही थी। फ्रेड गेंदबाजी के लिए तैयार। कमेंट्री के बारगिश पर मैसम ने थोड़ा सा पीछे होकर कमर पर हाथ रखा और गेंदबाज पर नजरें जमाई। न्यूजीलैंड का खिलाड़ी फ्रेड गेंद को हाथ में थामे अपनी जगह संभाल चुका था। फ्रेड बहुत अच्छा स्पिनर गेंदबाज था। फ्रेड ने बाजू को पीछे ले जाकर घुमाया और गेंद उड़ती हुई फवाद की तरफ बढ़ी। फवाद ने बल्ला घुमाया। मैसम ने कमर पर से हाथ हटाया और भागने के लिए खुद को तैयार किया और यह फवाद के बल्ले से गेंद टकराती मैदान में आसिफ गेंद के पीछे भागते हुए। फवाद ने बाजू को कम लचक देकर गेंद को करीब ही फेंका। अब इस्लामाबाद टीम का फील्डर गेंद के पीछे भाग रहा था। फवाद ने मैसम की तरफ देखा और मैसम ने फौरन फवाद की तरफ दौड़ लगाई। गेंद तेजी से मैदान पर लड़कती हुई जा रही थी और वो रफ्ता रफ्ता रगड़ से इसकी रफ्तार कम हो रही थी। ओह, ये गलत किया मैसम ने। मैसम को स्कोर के लिए विकेट की तरफ नहीं भागना चाहिए था। कमेंट्री की आवाज़ कानों में पड़ रही थी, लेकिन ख्याल से फवाद की तबीयत का था। वो अपनी पूरी कुव्वत लगाकर भागकर अब
पिच के दरमियान में पहुंच चुका था। लेकिन ये क्या, सामने फवाद ने फिर से पीछे की तरफ दौड़ लगा दिया और विकेट के पास वापस पहुंचकर अब हाथ के इशारे से वो मैसम को पीछे जाने के लिए कह रहा था। और ये क्या, फवाद रुक रहे हैं मैसम को और पीछे जाने का कह रहे हैं। कमेंट्री की उलझी सी आवाज़ उभरी, सब लोगों का शोर ज़्यादा हो गया। मैसम को एक लम्हे के लिए समझ न आया क्या करे, पर फवाद वापस जा चुका था। अब इसको भी पीछे की तरफ ही दौड़ लगानी थी। आसिफ के हाथ में गेंद आ चुकी थी। फील्डर गेंद को हाथ में थामे तेजी से मुड़ा। मैसम ने अपनी पूरी जान लगाई भागने में। इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था, दिमाग शल हो गया था, अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैसम वापस भागते हुए और आसिफ ने विकेट का निशाना लगाया। कमेंट्री और वो लोगों की आवाज़ का शोर मैसम के कानों के पर्दों से टकरा रहा था। आसिफ ने फौरन गेंद को विकेटों की तरफ फेंका। मैसम ने विकेट से थोड़ी दूरी पर ही बाजू को लंबा किया और छलांग लगाने की शक्ल में जमीन पर घसीटता हुआ आगे आया। टिक की आवाज़ से गेंद विकेटों से टकराई और इसके ऊपर पड़ी विल्स उड़ते हुए दूर जा गिरी। ओह यार, कमेंट्री की अफसरदा आवाज़ के साथ पूरे स्टेडियम में लाहौर की आवाम की मातमी आह एक साथ गूंजी। अब सबकी नज़रें एक साथ अंपायर की तरफ उठी, जिसने परसोज अंदाज में दोनों हाथों से हवा में चौकोर निशान बनाया। कुछ लोगों ने सरों पर हाथ रख लिए, कुछ नाखून चबाने लगे और कुछ उलझे से बैठे थे। और ये अंपायर ने फैसला थर्ड अंपायर के सुपुर्द किया था। कमेंट्री गूंजी और मैसम के साथ साथ सबके दिल धड़कने लगे। मैसम ने परेशानी सी नज़र थर्ड अंपायर की स्क्रीन पर जमाई। अली, आपको क्या लगता है, बल्ला लाइन को छू गया था? बल्ला लाइन को छू गया था। कमेंट्री ने अपने साथी को मुखातिब किया। अरसलान, कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी आसिफ ने बहुत शानदार तरीके से विकेटों का निशाना लगा डाला। अली की भी उलझन सी आवाज़ उभरी। मैसम ने सामने खड़े फवाद पर एक नज़र भी ना डाली, पर दिमाग की नसें फूलने लगी थी और थर्ड अंपायर गौर करते हुए कमेंट्री की बारगिश गूंजी। बोर्ड स्क्रीन पर बार बार विकेटों से टकराती गेंद और बल्ले की पोजीशन को देखा जा रहा था। बल्ला हवा में महसूस हो रहा था। अरसलान, लाहौर कलंदर को एक बहुत बड़ा नुकसान। अली के अफसोस से उभरी आवाज़ गूंजी। लोगों ने रोने जैसी शक्लें बनाई। थर्ड अंपायर ने आउट का लफ्ज़ स्क्रीन पर दिखाया और मैसम ने ज़ोर से बल्ले को हवा में चलाया और ये आउट। कमेंट्री की आवाज़ गूंजी। चंद लोगों का शोर गूंजा जो खुश हो रहे थे। इस्लामाबाद की टीम के लोग एक दूसरे के गले लग रहे थे, हाथ पर हाथ मार रहे थे। मैसम मुराद आउट हो चुका था। मैसम मुराद 10 गेंद पर 24 स्कोर बनाने के बाद रन आउट। कमेंट्री गूंज रही थी। सारे लोग अफसरदा सूरतों से बैठे हुए थे। फवाद भागता हुआ मैसम के पास आया। मैसम, सॉरी यार, भागा नहीं गया। फवाद ने मैसम के कंधे पर हाथ रखकर अफसरदा सी आवाज़ में कहा। मैसम ने झुकी पलकें ऊपर उठाई, आंखें सुर्ख हो रही थी। फवाद की नज़रों में नज़रें गाड़ी। मैसम की नज़रों में कुछ ऐसा था कि फवाद खज्जल सा होकर नज़रें चुरा गया। स्कोर हो सकता था फवाद भाई, हम सुपर लीग जीत सकते थे, सपाट चेहरे के साथ मध्यम से आवाज़ में कहकर वो मुड़ा और फिर से सर झुकाकर पियोलिन की तरफ बढ़ गया। मैसम मुराद मायूसी से पियोलिन की तरफ लौटते हुए हैं। कमेंट्री की बारगी से दिल अजीब सा बेजार सा हुआ। बल्ले को दोनों हाथों में पकड़ा, हवा में घुमा डाला। अली, ये लाहौर कलंदर को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इनका बेहतरीन प्लेबाज सेमीफाइनल में नहीं खेल सका। अरसलान की अफसोस भरी आवाज़ गूंजी। इब्राहिम बल्ले को पकड़े दाएं बाएं बाजू चलाता हुआ निशस्तों के दरमियान में मौजूद सीने को उतर रहा था। मेरे ख्याल से अब फवाद और इब्राहिम को पार्टनरशिप को लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहिए, क्योंकि मैसम के बाद अब इतना टारगेट मुश्किल है इनके लिए। अली ने अरसलान को मुखातिब किया। मैसम भारी कदम उठा रहा था। हर शख्स जानता था आउट होने में इसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी वो खुद को ही कसूरवार समझ रहा था। हाँ, बल्लेबाज कम है और मैसम 10 पर भारी था। अरसलान ने अपनी राय का इजहार किया। मैसम जल्दी से चेंजिंग रूम की तरफ जा रहा था और फिर लाहौर कलंदर बुरे तरीके से शिकस्त खाकर सेमीफाइनल से बाहर हुई। चाय। रोशन ने चाय का 2 कप अदीना के सामने मेज़ पर रखे। अदीना, जो गर्दन पर हाथ रखे इसे हल्का हल्का दबा रही थी, मुस्कुराती हुई सीधी हुई। वो हॉस्पिटल से कुछ दूरी पर ही मौजूद एक एफएससी में बैठे थे। थैंक यू। अदीना ने चाय के कप हाथों में थामा। रोशन अब इसके बिल्कुल सामने कुर्सी को पीछे करता हुआ बर्जुमान हुआ। वह अभी हॉस्पिटल पहुंची थी कि जब कुछ देर बाद रोशन आया। इसकी शिफ्ट खत्म हुई थी और चाय पीने की ऑफ़र अदीना को की वो इसे रद्द नहीं कर सकी, क्योंकि अब डॉक्टर समरा आई नहीं थी जिसके साथ इसकी ड्यूटी थी आज ऑपरेशन में। तो तुम क्यों नहीं गई इस दफ़ा
खैरपुर। रोशन ने चाय का सिप लेकर नजरें उठाकर सामने अदीना की तरफ देखा। हल्के से सब्ज रंग के जोड़े में इसकी सफ़ेद रंगत दमक रही थी। मेकअप से बिल्कुल बेनियाज सादा सा चेहरा इतना परकशिश था कि सीधा दिल में उतर रहा था। माहरूक वीकेंड पर खैरपुर गई थी, लेकिन अदीना नहीं गई थी और इसे यूं अकेले लाकर रोशन को खुशगवार सा एहसास हो रहा था, क्योंकि इससे पहले वो माहरूक के होते हुए से ये मौका कभी मसीर ना था। मुझे डॉक्टर समरा ने रोका है। अदीना ने चाय का कप को नीचे किया और मुस्कुराते हुए मायने खेज अंदाज में नजरें उठाई, क्योंकि डॉक्टर समरा के बारे में सब जानते थे। वो किसी को भी कभी भी कोई टास्क दे देती थी और हाउस जॉब्स की तो ज़्यादा दुर्गत बनती थी इसके हाथों। ओ आई सी। रोशन ने हल्का सा कहकहा लगाया और गहरी नज़रों से देखते हुए फिर से चाय का सिप लिया। और आप? अदीना ने सवालिया अंदाज में देखा। रोशन के चेहरे पर मुस्कुराहट एकदम से गायब हुई। रोशन ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा मतलब, आप क्यों नहीं गए? अदीना ने इसके चुप रहने पर अपने सवाल की वजाहत दी। मैं कहाँ जाऊँ? लबों पर फीकी सी मुस्कुराहट सजाकर रोशन ने अदीना की तरफ देखा। मतलब? अदीना नासमझी से भवें चुकाई। मामा ही थी बस मेरी वाहिद फैमिली मेम्बर, वो नहीं रही तो इनके बाद। रोशन ने लब भींचे हुए फकरे को अधूरा छोड़ा। अदीना का चेहरा भी एकदम से संजीदा हुआ। एक लम्हे को खामोशी हुई। तो बाबा? अदीना ने झिझकते हुए अगला सवाल दागा। रोशन के चेहरे पर एकदम से पसरमर्दगी से छा गई। ऐसे लिखा हुआ है, जैसे अदीना ने वाज़ेह तौर पर महसूस किया। आई एम सॉरी, अदीना ने शर्मिंदा से लहजे में गड़बड़ा कर कहा। रोशन की कैफियत अजीब सी हो गई थी। इसके वालिद के पूछने पर अदीना परेशान सी हुई। इट्स ओके, घुटी सी आवाज़ में कहकर रोशन ने गला साफ किया और चाय पर नज़र जमाई। आई एम ब्रोकन चाइल्ड। रोशन की दुख भरी आवाज़ पर अदीना ने चौंक कर झुका हुआ सर ऊपर उठाया। इसके चेहरे पर कर्ब था। मैं बहुत छोटा था जब मेरे पेरेंट्स में अलहदगी हुई थी। मेरी मदर डॉक्टर थी, फादर भी बहुत बड़े हार्ट स्पेशलिस्ट है। रोशन ने ज़बरदस्ती की फीकी सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर अदीना की तरफ देखा, जो अब दुखी सी बैठी थी। तो फादर से मिलते हो? अदीना ने नरम से लहजे में पूछा। रोशन आज पहली दफ़ा इसे अपने बारे में बता रहा था और वो सुनकर इसके दुख को महसूस कर सकती थी। तो यही वजह थी अपनी माँ के गुजर जाने के बाद वो इससे बुरी तरह टूटा था, क्योंकि वो सिंगल पेरेंट्स चाइल्ड था। अदीना के जहन में कड़ी से कड़ी मिलाई। नहीं, मम्मा ने कभी मिलने ही नहीं दिया इनसे। फीकी सी मुस्कुराहट और उदास आंखों में बहुत कुछ अधूरा सा था, जिसको महसूस कर सकती थी। अच्छे से बाप के बिना जीना कितना कठिन है, ये वो भी जानती थी। और अब? अदीना ने झिझकते हुए फिर से सवाल कर डाला। अब वो यहाँ पाकिस्तान में नहीं होते, बाहर है। इनकी फैमिली है, वो खुश है अपनी ज़िंदगी में। रोशन ने गहरी सांस खारिज करते हुए पीछे होकर कुर्सी की पुश से सर टिकाया। और डॉक्टर आबिद, मेरा मतलब है तुम्हारे मामू की फैमिली में कौन कौन है? मामू की बेटी है, बाहर है। शादी के बाद अब मुमानी और मामू और मैं। रोशन ने मुस्कुराते हुए चाय का सिप लिया। अदीना ने इस बात में सर हिलाया। मेरी मुमानी से भी मिल चुकी हो तुम? रोशन ने शरारती अंदाज में मुस्कुराहट दबाई। चाय का सिप लेते हुए किन अखियों से अदीना की तरफ देखा। अदीना ने हैरत से जहन पर जोर देने जैसे अंदाज से आंखों को सकोड़ा। हाँ, कब, कहाँ? हैरानगी से जहन पर जोर देते हुए सवाल किया। रोशन ने इसकी हैरत पर बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। डॉक्टर समरा मेरी मुमानी है, रोशन ने मुस्कुराते हुए शरीर से अंदाज में कहा और दिलचस्पी से अदीना के रद्द-ए-अमल को देखा, जो वाकई में हैरत में डूब गई थी। डॉक्टर आबिद और डॉक्टर समरा हस्बैंड वाइफ है? नो वे। अदीना का मुंह हैरत से खुला, जिस पर रोशन कहाँ लगा गया। यस, मेरी मुमानी है वो। चाय के कप को एक तरफ रखकर रोशन ने इसकी हालत से महसूस होते हुए सीने पर हाथ बांधे। दोनों की पर्सनालिटी कितनी मुख्तलिफ है। मेरा मतलब है डॉक्टर आबिद इतने सॉफ्ट और वो। अदीना अभी भी हैरान सी थी और रोशन मुसलसल इसकी हैरानगी पर हंस रहा था। वो ऐसी ही सिर्फ हॉस्पिटल में है, घर में बहुत अच्छी है, पोलाइट लेडी है। कभी घर चलना तुम। और मारूक? रोशन ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे नहीं, डर लगता है। अदीना ने खौफ से नफ़ी में सर हिलाया और फिर एकदम से खड़ी हुई। और याद आया, तुमसे बातों में पता ही ना चला वक्त का। डॉक्टर सम्राट जान निकाल देगी मेरी। इस हालत में अपना बैग कंधे पर डालकर रोशन को जल्दी करने का इशारा किया, जो मुस्कुराता हुआ साथ चल पड़ा था। क्या बदतमीजी है, क्या आपको बात बढ़ा रहे हैं? अरीबा ने शंजा और अफत को पीछे किया और आगे होते हुए सामने खड़े लड़के से तनक कर कहा, जो अब बदतमीजी के हद अबूर करते जा रहा था। मसला तो आपकी दोस्त के साथ है,
ये खुद को समझती क्या है? लड़के ने दांत पीसते हुए सुर्ख चेहरा ओहो शिंजा की तरफ की मोड़ा, जो पहले से ही सांस फुलाए खड़ी थी। माथे पर शिकन थे और सूरत सुरुहान सी हो रही थी, जिस पर तजलील का एहसास सिर्फ वाजे हुआ था। और वो लोग पेरेंट्स के बाद अभी हॉल में से निकले थे। ओफो ओफो, इसमें ये अल्फाज है ना। वो लोग प्रेजेंटेशन के बाद अभी हॉल में से निकले थे जब शिंजा ने इस लड़के को रोक लिया। हदिया नामी लड़का इनकी क्लास का सबसे बदतमीज़ और अखड़ा लड़का था। इनके पहले सेमेस्टर की फाइनल प्रेजेंटेशन थी। पूरी क्लास को ये बात मालूम थी कि शिंजा को स्टेज का सामना करना इंतहाई कठिन लगता था, और शिंजा ने सबसे दरख्वास्त भी की थी कि जब वो स्टेज पर जाए तो सब क्लास फेलो इसका हौसला बढ़ाए। लेकिन ये लड़का और इसका ग्रुप का ख़ास तौर पर शिंजा को परेशान करने के लिए एक अदद ऐसा सियाह चश्मा लेकर आया था जिसमें एक तरफ शीशा था और एक तरफ नहीं था। जैसे ही शिंजा स्टेज पर गई और बोलना शुरू किया तो हदिया ने वो चश्मा पहन लिया। अब इसकी दोस्त जो कि इसके गिर्द बैठे थे वो भी इसका भरपूर साथ दे रहे थे। शिंजा की नज़र इस पर पड़ी तो मामूल के मुताबिक इसके जहन इसकी बात का साथ छोड़ने लगे, पर इस लड़के ने बदतमीज़ी की हद पार कर दी। महदूद नहीं रही बल्कि उल्टे सीधे सवाल करने शुरू कर दिए, और वो जिस बात से डर रही थी वही हुआ। इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन में भी वो अच्छी कारदगिरी नहीं दिखा सकी। और अब जब बाहर निकलते ही शिंजा ने इसे रोककर इसकी इस बदतमीज़ी की बास पुरस्की तो वो हत्ते से ही अकड़ने लगा। शिंजा के साथ खड़ी अरीबा ने जब इसे रूहान सी सूरत बनाकर हारते देखा तो खुद आगे हुई। अब प्रेजेंटेशन के दौरान इस तरह की हरकतें करेंगे अनरेलिवेंट क्वेश्चन करेंगे, मजाक उड़ाएंगे तो सुनेंगे भी। एक क्लास फेलो ने होने के नाते आपको सपोर्ट करना चाहिए। अरीबा ने दांत पीसकर सख्ती से कहा, जिस पर वो अब शिंजा से रुख मोड़कर अरीबा की तरफ सीधा हुआ। इसके चेहरे पर मौजूद कमीनगी देखकर अरीबा के अल्फाज दरमियान में ही दम तोड़ने लगे। मेरी मर्जी, मेरा चेहरा, मैं चाहे टूटा चश्मा पहनूं या कभी कुछ भी करूं, आपको क्या मसला है? और अब अरीबा के साथ भी इसी बदतमीजी से पेश आ रहा था जिससे वो कुछ देर पहले शिंजा से आ रहा था। हदीद की अकड़ की एक वजह इनकी ग्रुप में किसी लड़के का ना होना भी था। पूरी क्लास में वो वाहिद इनका ग्रुप था जिसमें कोई लड़का मेंबर नहीं था। अफत शरई पर्दा करती थी। शिंजा वैसे ही थोड़ी दप्पूसी गांव की लड़की थी। शिंजा ने घबरा कर साथ खड़ी अफत के साथ तरफ देखा, फिर अरीबा के कंधे पर हाथ रखा। अंदाज ऐसे था जैसे कह रही हूँ, दफ़ा करो, क्या है इसके मुंह लगना। आप जैसी छोटी जहनियत के लोग होते हैं जो खुद तो किसी काबिल नहीं होते, आता जाता खाक नहीं, लेकिन किसी और को भी उस मुकाम पर नहीं देख सकते। अरीबा ने शिंजा के हाथ को कंधे पर से उतार कर गुस्से से आगे होते हुए कहा, जिस पर हदीद के माथे पर शिकन की लकीरें और बढ़ गई। वो बिफर कर नाक फुला गया। जबान संभाल कर बोल रही है आप छोटी जहनियत का। ओहो, जबान संभाल कर किसको बोल रही है आप छोटी जहनियत का? हदीद एकदम से आगे बढ़ा। पास खड़े लड़कों ने फौरन इसे कंधे से पकड़कर रोका। अरीबा इसकी इस बदतमीजी पर सटपटा गई। सारी बहादुरी एक पल में हवा हुई। अब आगे तो कोई बात भी सुझाई नहीं दे रही थी, क्योंकि क्लास के बहुत से लोग अब शिंजा को ही कहने लगे थे कि मजाक ही तो कर रहा था, इतना सीरियस क्यों हो रही है लड़कियाँ, क्या हो रहा है? अकब से आती आवाज़ पर सब मुड़ते हुए फहद अपनी चंद अहम जमात के साथ खड़ा शर्ट के बाजू ऊपर चढ़ा रहा था। सामने खड़े हदीद को खुनख्वार नज़रों से घूरा। सीनियर्स को देखकर हदीद के खड़े कुछ लड़के तो फौरन खिसक लिए। फिजिक्स डिपार्टमेंट का ये बैच वैसे तो पूरी यूनिवर्सिटी में मशहूर था। फहद तो अब अरीबा को देखने के लिए केमिस्ट्री डिपार्टमेंट आता था। हाँ, क्या मसला है? हदीद ने बड़े अंदाज से अपने दोनों बाजू को झटक कर साथ खड़े लड़कों को साथ छुड़ाया। अरीबा ने हैरानगी से फहद की जानिब देखा, जो आज कुछ मुख्तलिफ ही अंदाज लिए हुए था। फहद का इसी वक्त पहुंचना अरीबा को सुकून दे गया। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत ही अपना आ गया हो। तुम दोनों चलो चलो यहाँ से। फहद ने अरीबा की तरफ रुख किया और हाथ की उंगली को हल्की सी जनबिश देते हुए दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहा। इसका ये अपनायत भरा अंदाज अजीब तरह से दिल को भाया था। वो उलझ सी गई, उलझी से पीछे हुई। थप्पड़ मारा है इस लड़की ने मुझे। हदीद ने नाक फुलाकर शिंजा की तरफ देखकर ठिठाई से झूठ बोला। फहद के साथ खड़े मजबूत लड़के भी कदम कदम पर अब हदीद की तरफ बढ़ रहे थे।
भाई झूठ बोल रहा है ये, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। शिंजा ने गड़बड़ा कर अपनी सफाई दी, जिस पर फहद के साथ खड़े इसके दोस्त ने हाँ में सर हिलाते हुए सीने इसके अंदाज से हाथ रखा और हाथ के इशारे से तीनों लड़कियों को जाने के लिए कहा, जिसे कह रहा हो हम सब संभाल लेंगे, तुम लोग जाओ यहाँ से। शिंजा ने अरीबा का हाथ पकड़ा और फिर तीनों तेज तेज कदम उठाती आगे बढ़ी। पहले अपनी हरकत बता। अरीबा और शिंजा की जाने की देर थी। फहद ने आंखें निकालते हुए हदीद की तरफ देखा। सीनियर्स के तेवर देखकर हदीद के साथ तन कर खड़े लड़के से छोड़कर पीछे होने लगे थे। वो दोनों अभी आकर यूनिवर्सिटी के लॉन में बैठी ही थी जब सूजी गाल और सुरका के लिए हदीद इनके पास आया। सुनिए, घुटी सी आवाज़ पर दोनों ने गर्दन उठाकर सामने खड़े हदीद की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर थोड़ी देर पहले वाली कोई अकड़ मौजूद नहीं थी। आई एम सॉरी, दोबारा कभी ऐसा कुछ नहीं होगा। हदीद ने शिंजा पर एक नज़र डाली और फिर नज़र झुका ली। शिंजा ने इट्स ओके के अंदाज में बस गर्दन को जनबीज देने पर इत्तेफाक किया। हदीद खामोशी से पलटा। शिंजा ने कुछ दूर खड़े फहद की तरफ तशक्कर आमेज नज़रों से देखा और फिर हैरत से मुँह खोले अरीबा की तरफ रुख किया। अरे वाह, तुम्हारे हीरो ने तो लगता है बजा डाली इनकी। शिंजा ने आँख के बंद हो करते हुए शरारत से अरीबा को चिढ़ा। अरीबा ने सटपटा कर इर्द गिर्द देखा, मबादा इसके यूं फहद को इसका हीरो कहने वाली बात किसी के कानों में न पड़ गई हो। बकवास बंद करो, कोई हीरो नहीं है वो। अरीबा ने मुंह फुलाकर घूर कर देखा, जिस पर वो और अफत कह कहाँ लगा गई, जबकि वो अब अपने दोस्तों के साथ एक तरफ बैठते फहद की तरफ देख रही थी। तू जो नहीं खेल रहा था इतना अच्छा से निकाल दो। ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज खेलने जा रहे हैं हम, कोई मामूली सी बात तो नहीं है। टफ टीम है वो, हमें अपने बेस्ट लेकर जाने होंगे। आदिल अजीज़ ने मेज़ पर कोनियों के बल बाजू रखकर बसोक से सामने बैठे कौमी टीम के कप्तान तौकीर आमिर की तरफ देखा। सर, ये एक लिस्ट तैयार की है मैंने कुछ खिलाड़ियों की जो गुज़श्ता 2 साल से कोई कारगिरी नहीं दिखा रहे हैं। जहां नजीब ने फराज जावेद की तरफ हाथ पकड़कर फाइल आदिल की तरफ बढ़ाई। ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज मैच से पहले क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आदिल अजीज़ ने एक मीटिंग तलब की थी, जिसका पैनल इस वक्त चेयरमैन ऑफिस के मेज़ के इर्द गिर्द रखी गई थी। नशिस्तों पर बरजुमान थे। आदिल अजीज़ मैसम मुराद को ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के लिए रिकमेंड कर रहा था, तो ठीक है ना, इस लिस्ट में मौजूद जो बेस्ट मैन है पहले ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के लिए सिलेक्ट किया था, इसे निकाल कर मैसम मुराद का नाम डाल दो। आदिल अजीज़ ने आंखों पर टिके चश्मे को थोड़ा नीचे करते हुए लिस्ट पर नज़र जमाई और फिर गहरी सांस लेकर अपना फैसला सुनाया। ओके सर, शाजिल को निकाल देते हैं। फिर इस सीरीज़ के लिए पिछले 2 साल से कोई कारगिरी नहीं की है इसकी। फराज ने सर हिलाते हुए, जिस पर तौकीर ने तायद की और भरपूर तरीके से साथ दिया। और लेटर तैयार करें मैसम मुराद के लिए, और आप लोगों में से किसी को मेरी इस तब्दीली पर एतराज़ हो तो बात करें। आदिल अजीज़ ने किन अखियों से अपने सामने बैठे पैनल पर नज़र दौड़ाई। सब ने नफ़ी में सर हिलाया। गुड। आदिल अजीज़ ने मुस्कुराकर जहां नजीब की तरफ देखा। सुपर लीग का फाइनल इस्लामाबाद यूनाइटेड क्वेटा से जीत गया था, लेकिन मैसम मुराद लाहौर कलंदर की हार के बावजूद बहुत से दिलों पर छा गया था, जिनमें से एक आदिल अजीज़ थे। इसीलिए सुपर लीग के फौरन बाद खेल जाने वाले टूर्नामेंट में उन्होंने मैसम को कौमी टीम में शामिल करने का फैसला कर लिया। बड़ा मशहूर हो गया है, वैसे खेलता भी तो इतना अच्छा है। मारूक ने दी स्टाइल मैगजीन पर बने मैसम के बड़े से पोस्टर को 27 नज़रों से देखते हुए बेसाख्ता कहा। इसके बिल्कुल बराबर बैठी अदीना, जो बिला जवाज़ अपने मोबाइल स्क्रीन पर उंगलियां चला रही थी, बेसाख्ता मैगजीन पर नज़रें दौड़ा गई। मैसम सब्ज रंग के कौमी क्रिकेट यूनिफॉर्म में मुस्कुरा रहा था। जब से पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीत कर आया था, मैसम मुराद पूरे पाकिस्तान का हीरो बन गया था, और अब भी पाकिस्तान के इस मशहूर मैगजीन में इसका इंटरव्यू छपा था, जिसके साथ जनाब का बहुत बड़ा पोस्टर था। कितना बदल गया था वो, जिस्म भर गया था, बाजू कसरती मजबूत हो गए थे, चेहरा निखर गया था। अदीना ने एक भरपूर नज़र पोस्टर पर डाली और फिर बेतरतीब होती धड़कनों पर काबू पाते हुए नजरें चुराई। बहुत से दिलों को रोंद कर हासिल की हुई कामयाबी है, मध्यम सी आवाज़ में कहती हुई सीधी हुई। खुद पर बहुत हद तक काबू पाना वो सीख चुकी थी। मारूक ने इसकी बेजारी महसूस करते ही जल्दी से शर्मिंदा सा होते हुए मैगजीन को बंद किया। फिर कुछ याद आने पर इसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। शरारत से अदीना के जब्त करते चेहरे की तरफ देखा। अच्छा सुन, शाम का क्या प्लान है फिर? मारूक ने अलमारी का पट खोलकर अदीना की तरफ पीठ मोड़ के कहा।
वो जो अब बंद पड़े मैगजीन को घूर रही थी चौंक कर मतवजा हुई। मेरा वैसे तो कोई मूड नहीं। अदीना ने नकवत से नाक चढ़ाई और बाजू को ऊपर करती हुई चित लेट कर छत को देखा। मोड़ को मैं ठीक कर लूंगी आराम से, और ये ड्रेस पहनोगी तुम। मारूफ अलमारी में लटके सुर्ख रंग के फ्रॉक को लेकर मुड़ी। ये वो फ्रॉक था जो अभी कुछ दिन पहले ही मारूफ ने इसे गिफ्ट किया था। जितना वो इस दिन इस महंगे से फ्रॉक को गिफ्ट करने पर खफा हुई थी, इससे भी ज्यादा गफी भरी नजर वो मारूफ पर डाल रही थी। तुम्हारा दिमाग ठीक है? डिनर है, एक आम सा। अदीना के माथे पर गफी भरी शिकन थे तो मुंह हैरत से खुल गया, जबकि वो मुस्कुराहट दबाए आंखों में चमक लिए खड़ी थी। आम सा डिनर तो नहीं, रोशन इस स्पेशलाइज के लिए जा रहा है, इसकी इतनी बड़ी खुशी है। मारूफ ने मसनूई गफी तारी करते हुए से घूरा। रोशान के फादर ने इसको बाहर स्पेशलाइज के लिए बुलवाया था और वो इस बात पर अदीना के बहुत समझाने पर राजी हुआ था। इनकी हाउस जॉब को 6 माह का अरसा हो चुका था और इस दौरान रोशान अब इसे अपनी हर तरह की बात शेयर करने लगा था। अच्छा, तो इसकी इतनी बड़ी खुशी पर मैं ये रेड रंग का ड्रेस पहनकर चली जाऊं? दिमाग ठीक है क्या तुम्हारा? अदीना ने इसकी जहनी हालत पर शक करने जैसे अंदाज से घूरा। जी जी बिल्कुल ठीक है। मारूफ ने सर को जोर से हिलाया और घुमाकर फ्रॉक पलंग पर ढेर किया। सुर्ख रंग का कलियों वाला खूबसूरत फ्रॉक था जिसके गले पर शीशे का काम था। नहीं, मैं ये नहीं पहनकर जा रही। अदीना ने एक नज़र फ्रॉक पर डाली और फिर अजीब सी बेयकीनी से नज़र मारूफ पर डालकर सर को जोर जोर से नफी में हिलाया। जा रही हो? मारूफ ने आंखें निकाली और फिर से अलमारी की तरफ मुड़ी। अब वो अपना कोई जोड़ा मुंतखब कर रही थी। वो मुसलसल गाने गुनगुना रही थी, चहक रही थी। तुम्हें क्या हुआ है? मारूफ के अजीब से अंदाज पर वो उलझ गई। इसकी मायने खेजी बातें और शरारत सी मुस्कुराहट मामूल से हट कर थी। कुछ नहीं, पता चल जाएगा तुम्हें। मारूफ ने इसके परेशान होने पर हल्का सा कहका लगाया, जिस पर वो और नाक फुला चुकी थी। क्या? गुस्से से घूर कर कहा। मारूफ जल्दी से बाएं फैलाकर आगे बढ़ी। कुछ नहीं, तैयार हो और यही पहनकर जल्दी करो। वो इसे अपने साथ लगाया और पीछे होकर बेड पर पड़े फ्रॉक को उठाकर जबरदस्ती इसके हाथों में दिया और इसे वॉशरूम की तरफ धक्का दिया। कभी कभी बहुत फजूल जिद करती हो तुम। अदीना ने इसकी जिद के आगे हथियार डाले। एक नज़र फ्रॉक पर डाली। चलो, लेट हो रहा है, वह इजलत में कहती हुई अब अपने जोड़े को हैंगर में से निकाल रही थी। अदीना कंधे उचकाती आगे बढ़ी। मध्यम शरबती सी रोशनी में डूबा होटल का ओफो एक्चुअली यहाँ वर्ण मिटा हुआ है ना। परफूस माहौल जिसमें लोगों की मध्यम मध्यम सी आवाज़ें और बर्तनों की बजने की आवाज़ें आ रही थी। ये लाहौर के महंगे तरीन होटल्स में से एक था। कार एक चरचराहट से पार्किंग एरिया के आगे रुकी और मैसम ने हुड की मलाइका टोपी को उठाकर सर पर लेकर आगे से खींचा। कार की पिछली सीट से वो निकला था और अब फ्रंट डोर भी बंद हो रहे थे। वो रोशान के बिल्कुल सामने कुर्सी पर बैठी थी। सुर्ख रंग के जोड़े में दमकती हुई गले पर लगे नफीस से शीशे का काम इसके चेहरे पर अपना अक्स डालकर इसे मावराई हुस्न दे रहे थे। मारूफ खुद को नक से तैयार हुई थी, साथ इसे भी कर डाला था। अब वो वॉशरूम का कहकर इसे रोशान को अकेला मेज पर छोड़ गई थी। अदीना, रोशान ने दोनों के दरमियान मौजूद खामोशी को तोड़ा। वो जो अपने मोबाइल पर स्क्रीन को ऊपरी तरफ उछाल रही थी, रोशान के बुलाने पर इसकी तरफ मतवज्जा हुई। भारी पलकों को मस्करा ने और 4 चांद लगा दिए थे। होटल का दरवाज़ा धकेल कर वह अंदर दाखिल हुआ। हुड से चेहरा को छुपाने के अंदाज में मौजूद 2 लड़कियों का हुलिया भी मिलता जुलता ही था। ओफो, 2 लड़कों का हुलिया भी मिलता जुलता था। जेबों में हाथ थे और पाँव में जोगस। मुझे तुमसे कुछ कहना है। रोशान ने उलझे से अंदाज में तहमीद बांधी और फिर नज़र झुकाई। अदीना के इस अंदाज पर हैरान सी थी। अब तो इनमें इतनी बेतकल्लुफ़ी थी कि वो फिर आज रोशान इतना सोच सोच कर क्यों बोल रहा है मैं सब। वो सामने कॉर्नर टेबल ठीक रहेगा। तलहा ने कोने में लगे परसुकून मेज़ की तरफ इशारा किया। मैं सबने इस बात में सर हिलाया और तीनों अब इसकी मेज़ की तरफ बढ़ रहे थे। जी? अदीना ने नासमझी के अंदाज में सामने बैठे रोशान की तरफ देखा और मध्यम सी लहजे में गोया हुई। तलहा और इब्राहिम के पीछे वो अपने मोबाइल पर नजरें जमाए मुंतकिब करता मेज़ की तरफ बढ़ा था, जब अचानक बाएं तरफ लगे मेज़ के मंजर ने कदमों को इसके आगे बढ़ने से रोक दिया।
वही थी, सुर्ख फ्रॉक में सजी सवरी होशरुबा हुस्न को दो बाला किए हुए। इसकी नज़रें धोखा कैसे खा सकती थी? वो सामने बैठा वो लड़का भी वही था। यूनिवर्सिटी के इस मंजर को भी कभी नहीं भुला सकता था इन चंद माह में, जिसे इसके जहन ने बारह दोहराया था। लड़का कोई बात कर रहा था अदीना से। मैसम कुछ ही फासले पर साकिन सा खड़ा था। लड़की की आवाज़ मध्यम सी थी, जो सही से इसे सुनाई नहीं दे रही थी। अदीना, मैं रोशा ने शर्माने के अंदाज में तहमीद बांधी। अदीना इसके अंदाज से उलझी सी एकटक इसे देख रही थी। वहम गुमान में भी नहीं था कि रोशन इस वक्त इससे क्या बात करने वाला है। मैं आपके घर रिश्ता भेजना चाहता हूँ। रोशन ने सर झुकाकर हिम्मत जमा करते हुए दिल की बात की। अदीना, जो उलझी सी समझने की कोशिश में सरगर्दा थी, इसके रिश्ता भेजने की बात पर गड़बड़ा सी गई। जी? आंखें फैलाकर हैरत से रोशन की तरफ देखा। मैसम का दिल इस दिन की तरह ही घुटन का शिकार होने लगा। दीदार यार, अगर इतने अरसे बाद हुआ भी तो कैसे हुआ? लड़के के अंदाज से साफ जाहिर था कि वह अदीना को प्रपोज कर रहा है। गलत मत समझिएगा, प्लीज़ प्लीज़। रोशन इसके हैरान से चेहरे को देखकर फौरन घबरा कर बोला। इसका हैरान होना बनता था, क्योंकि रोशन ने आज से पहले कभी इशारों में भी इसे ये बावर करवाने की कोशिश नहीं की थी कि वो इसे पसंद करने लगा है। मुझे आप अच्छी लगती है। आपके घर डायरेक्ट रिश्ता भेजने से पहले आपको पर्सनली प्रपोज करना चाहता था। रोशन ने झींप कर जेब में हाथ डाला और सुर्ख रंग की ओफो मखमल के कवर वाली डिबिया को मेज पर रखा। दीना ने चौंक कर एक नज़र रोशन को और फिर डिबिया की तरफ देखा। सुर्ख रंग की डिब्बी जैसे इस लड़के ने मेज पर रखी, मैसम का लगाया गया अंदाज़ा यकीनन में बदल गया। वह वाकई एक दूसरे से रिश्ता बनाने जा रहे थे। आह! दिल से एक ठेस उठी, पर लब मुस्कुरा दिया। आखिरकार इसकी कुर्बानी रंग लाई। चलो, किसी की तो किसी की मोहब्बत मिली। क्या आप मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी? रोशन ने गहरी नज़र और नरम सी मुस्कुराहट के साथ पूछा। अदीना बौखला सी गई। क्या कर रहा है ये? मैंने तो अभी से कभी। अदीना उलझ कर सोचा। मैं। अदीना ने परेशान से अंदाज में गर्दन पर हाथ धरा। मारूक कहाँ मर गई है? मारूक को देखने की गर्ज से गर्दन को जो घुमाया तो लम्हा जैसे थम गया। दुश्मनी जात दिल की सल्तनत का हुक्मरान जंदान में डाल कर भूल जाने वाला सामने खड़ा था, जिस जम के रवा दवा में जैसे सनसनी सी दौड़ गई। लम्हे भर तो जोए जबान भी गंग हो गई। पूरे वजूद में बस दिल ही मुरक था। मैसम? दूर किसी वीराने की बंद कोठरी से आती हुई आवाज़ थी। वो था, हकीकत में था। अब की बार तकलील से तराशा में मैसम नहीं था। अदीना की खुद पर नज़र पड़ने की देर थी। मैसम ने बिजली की तेज़ी से होटल के बैरूनी दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। एक मिनट रोशन। अदीना ने बड़बड़ाहट में कुर्सी को पीछे धकेला और तकरीबन भागती हुई बैरूनी दरवाजे से निकलते मैसम के पीछे दौड़ी। रोशन, जो अदीना के चेहरे के तासरात पढ़ने की कोशिश में था, मैसम को देख ही न पाया कि अदीना इसके पीछे भागी। वो लंबे लंबे ढक भर था। अब होटल के दो तरफा लॉन के दरमियान मौजूद सुर्ख ईंटों की राहदारी पर चलता हुआ होटल के मेन गेट की तरफ जा रहा था। मैसम, मैसम। शीशे के दरवाजे को धकेल कर बाहर आते ही अदीना ने चीखने के अंदाज में मैसम को आवाज़ दी। इसके कदम थम गए थे, पर वो मुड़ा नहीं। अदीना फूलती सांसों के साथ तेज तेज कदम उठाती इस तक आई और बाजू से पकड़कर एक झटके से मैसम को अपनी तरफ घुमाया। लम्हा थम गया। जुलाई की गर्मी और जिस जर्दा रात में ऐसा लगा जैसे हवा के साथ सब थम गया हो। मैसम ने गहरी तड़पती नज़र अपने सामने खड़ी अदीना पर डाली। दमकती रंगत, होश रुपा हुस्न, कुछ भी तो नहीं बदला था। इस 8-9 माह के अरसे में धड़कन अपनी रफ्तार से बढ़ चुकी थी। वो जो सोचा था मिलेगा तो थप्पड़ों की बरसात करेगी, इसकी आंखें नोच डालेगी, इसका सर फाड़ देगी। अब जब लो लम्हा था तो दिल क्या घुटनों के बल ढह इसके कदमों में और फूट फूट कर रो दें अपनी बेबसी पर। तुम क्यों क्यों गए थे उस दिन? घुटी सी आवाज़ जैसे गले में कुछ अटक रहा हो। वो जो उसके चेहरे पर खुशी की तलाश में कोशा था, जब्त से आंसू मुस्कुराहट में छुपाए। तुम खुश हो ना? मैसम ने फीकी सी मुस्कुराहट लबों पर सजाए घुटी सी आवाज़ में पूछा। सवाल कुछ था तो जवाब कुछ। अदीना ने तड़प कर सामने खड़े इस जालिम की तरफ देखा, जो फूल बनने से पहले ही मोहब्बत की कली को अपने मुसल गया था कि इसकी कली की खुशबू इसकी रूह से आज तक ना जा सकी थी। खुश हो? अदीना ने हैरत से आंखें सुकेड़ कर माथे पर शकन डाली। इसके अजीब से जवाब को ना समझी में दोहराया। एकदम से दिमाग जैसे तप गया। दिल की दुनिया तहस नहस करके पूछता है, खुश हो ना? तुमने मेरे साथ, घर वालों के साथ इतना बड़ा धोखा किया। अगर यूँ जाना था तो जब बार बार मैं तुम्हें कहती रही तब क्यों नहीं इनकार किया तुमने? गुस्से में जैसे फटी तो पड़ी थी वो जो गम से फटते दिल को संभाले खड़ा था, इसके यूं चिल्लाने पर गड़बड़ा सा गया। बोलो, इतनी तकलीफ, इतनी जिल्लत, तुम्हें शर्म भी ना आई? हम में से किसी पर तरस भी ना आया?
वो रो रही थी, आवाज़ फट रही थी। मैसम नासमझी के अंदाज में माथे पर शक्ल डाले, इसे क्या हुआ, इसे क्यों रिएक्ट कर रही है, इसके लिए ही तो क्या था मैंने सब। वो उलझ सा गया। क्यों 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 तुमने ऐसा किया? अदीना ने आगे बढ़कर अब इसकी पतली सी टी शर्ट नुमा हुडी के गिरेबान को दोनों हाथों में थाम लिया। अदीना के यूं खुद पर झपटने पर वो बमुश्किल खुद को गिरने से संभाल पाया और एक बार एक ही सवाल कर करके सिर झंझोड़ रही थी। वो अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा लम्हा अहम छोड़कर ये ड्रामा क्यों कर रही थी? मैसम का दिमाग शल होने लगा, एकदम से जब्त खत्म हुआ। तुम्हारी खातिर क्या सब पागल लड़की? मैसम ने इसे कंधों से पकड़कर झटका दिया। तड़पता वजूद थम सा गया। अदीना ने हैरत से आंखों को सकोड़ा। मेरी खातिर? मैसम के गिरेबान पर गिरफ्त ढीली हुई। उफ, तो मैसम मुराद, वो जो मैं 4 साल तक रट लगाती रही। दिल ने धड़कना बंद किया। हैरत से अपने सामने खड़े मैसम की तरफ देखा। हाँ, तुम्हारी खातिर किया सब मैंने, मैसम ने मध्यम सी आवाज़ में कहा और इसके अकल पर मातम कुना थी। एकदम से माथे पर शकन उभरे। तो मेरी खातिर तुम्हें मुझे निकाह के रोज़ ही छोड़कर जाना था? बोलो, तब जब सब ठीक होने चला था तब तुम्हें याद आया, और मेरे इकरार के बाद वो भी? अदीना ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। मैसम ने दुख भरी मुस्कुराहट लबों पर सजाई। क्योंकि मुझे पहले मालूम नहीं था कि तुम किसी और से मोहब्बत करती हो। मैसम ने गहरी सांस ली। अदीना की आंखें फैल गई। व्हाट? अदीना का मुंह खुल गया था। आंखों को झपक कर मैसम की कही हुई बात को फिर से जहन में दोहराया। मुझे लगता था मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि तुम सब भूल जाओगी, लेकिन मैं गलत था। मैसम ने जेबों में हाथ डालकर आसमान की तरफ चेहरा किया और आंखों से उमट आने वाले आंसू को अंदर के अंदर ही जज़ब किया। और इस हालत में हौनक सी बनी हैरत के समंदर में गोताजन थी। लेकिन तुम्हारे दिल में तो पहले से कोई और बसता था। मैसम ने गले में अटके आंसुओं के गोले को जब्त से निगला। तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अदीना ने उलझते हुए आहिस्ता से आवाज़ में सवाल किया। वो क्या कह रहा था? किससे मोहब्बत? कौन सी मोहब्बत? किसकी बात कर रहा था वो? अदीना क्यों कर रही हो ये सब? क्यों? किस और किसको और दिल में रख कर तुम मुझसे निकाह करने चली थी? मुझे कहती हूँ तो एक दफ़ा इसका बताती तो ना मुझे भागने की ज़रूरत पड़ती और ना तुम्हें ऐसे रो रो कर ज़बरदस्ती मेरा साथ कबूल करने की। मैसम ने एक ही सांस में सब कुछ कह दिया और सामने खड़ी अदीना पर हैरत के पहाड़ टूट रहे थे। तुम पागल हो क्या? तुम्हें मालूम भी है मैं किससे मोहब्बत करती हूँ? तुमसे डैमेट, तुमसे? मुझसे? मैसम ने चौंक कर अदीना के चेहरे की तरफ देखा जो आंसू से तर था। जहन एकदम से साए साए करने लगा। क्या थी इसके सामने खड़ी लड़की? अंदर बैठा वो शख्स जिसके खातिर पहले ये मुझसे इनकार करवाने पे बाज थी? और अब मैसम ने हैरत से अदीना की तरफ देखा। वह मासूमियत से आंसू बहा रही थी और इसके जहन में हथौड़े चल पड़े इसके अचानक मोहब्बत के इज़हार पर, और दिमाग तेज़ी से दौड़ने लगा। थोड़ी देर पहले अगर मैं यहाँ ना आता तो ये इसके नाम की अंगूठी पहन रखी होती है, और अब तो पहले भी तो मैं ही मैसम था जिससे इसे इतनी नफरत भी थी। मुझे एक नज़र नहीं देखना चाहती थी। 4 साल तक मुझसे इनकार करने की भीख मांगती रही, और आज कह रही है कि इसे नहीं नहीं। इस वक्त के मैसम में और आज के सामने खड़े मैसम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो क्या अभी से मेरी कामयाबी से? ओह खुदा! मैसम ने गौर से अदीना का चेहरा देखा। कितना मासूम चेहरा था, लेकिन कितनी खुदगर्ज थी वो। जब मैं बेकार था तो इस लड़के के साथ मोहब्बत थी, इसके कंधे पर हाथ रख के रो रही थी, और आज अगर मैं दस्तरस में ना आता तो इसकी होने जा रही थी। और अब जब मैं कामयाब हो गया तो मैसम ने अफसोस से अदीना की तरफ देखा। मैसम मुराद, ये है वो लड़की जिसकी खातिर तुमने सब कुछ कुर्बान कर डाला? मैसम पर अदीना की अपनी तरफ से घड़ी हुई हकीकत दूसरी दफ़ा आश्कार हुई थी। अच्छा, कब से हुई थी तुम्हें मुझसे मोहब्बत? बाय द वे, मैसम ने तंजिया भरी मुस्कुराहट सजाकर सामने खड़ी मासूम चेहरे वाली खुदगर्ज हसीना को देखा, जो शायद सिर्फ बस पैसे से मोहब्बत करती थी। इंसानों की इनके दिल की शायद कोई वाक़ियत ही नहीं थी इसके नज़र में। अदीना नज़रें झुका गई। उसी रात जब तुम मेरे पास आए थे और तुम्हारी आंखों में, अदीना ने नज़रें झुकाए धीरे से कहा, आवाज़ में तल्खी सी सख्ती सब पल भर में ख़त्म हुई। हाँ, आज बता दूंगी सारी तड़प, और बताऊंगी कितना प्यार करने लगी हूँ। पागल तुम्हें, मुझे तो खुद पर यकीन नहीं आ रहा मैं कितना चाहने लगी हूँ तुम्हें। अदीना ने धड़कते दिल के साथ सोचा। अच्छा, तो तब से तुम मुझसे मोहब्बत करने लगी? हाँ। मैसम ने ज़ोर से कहका लगाया। कहका इतना ज़ोरदार था कि आंखों में तकलीफ से आंसू आ गए। दिल को जैसे कोई रोंद रहा था। क्या औकात है तेरी? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सब खेल है पैसे का, शोहरत का। मैसम की सोच के घोड़े दौड़ रहे थे। हाँ, तब से। और मैंने
अदीना ने दोनों हथेलियों को आपस में मिलाया और नजरें ऊपर उठाई। अभी बात मुकम्मल ही नहीं हुई थी कि मैसम के चेहरे की सख्ती, इसके चेहरे पर मौजूद नागवारियत, हकारत देखकर वो बात को अधूरी छोड़ गई। ये जानकर बहुत खुशी हुई मिस अदीना कि आपको मुझसे मोहब्बत होगी, लेकिन पता है क्या? मैसम ने पैंट की जेबों में हाथ डाले, तंजिया मुस्कुराहट लबों पे सजाई। मुझे अब तुमसे मोहब्बत नहीं रही। कंधे उचकाकर अपने अंदर होने वाली तकलीफ को छुपाया। वो जो अंदर बैठा है, अब खुदारा इसे अपनी हीरी जैसी इज्जत से मत दो चार करना। जाओ और जाकर इसका प्रपोजल एक्सेप्ट करो। मैसम ने दांत पीसते हुए हकारत भरी एक नज़र अदीना पर डाली। वह हैरत से गंग खड़ी थी। वो क्या कहे जा रहा था? ऐसा क्यों कर रहा था वो? बाय। मैसम ने लब भींचे, जबड़े एक दूसरे में ऐसे पवित्र किए, चेहरे पर लाइन बन गई थी। अदीना को वही हैरान सा छोड़कर वो तेज तेज कदम उठाता आगे बढ़ गया। वो जो अजीब कश्मकश का शिकार थी, अचानक होश में आकर मैसम के पीछे भागी। मैसम, मेरी बात सुनो, ये क्या बकवास कर रहे हो? अदीना गुस्से से चिल्लाती इसके पीछे भागी। तुम क्या कर रहे हो? मेरी बात सुनो प्लीज। वो इतना ऊंचा चीख रही थी कि इर्द गिर्द से गुजरते हुए लोग गर्दनें घुमा घुमा कर उसे देख रहे थे। मैसम रुको, मेरी बात मैसम। पर वो तो जैसे कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। कान को मोबाइल लगाए हुए होटल के गेट से बाहर निकल गया। अदीना रूहान सी होकर दोनों हाथों की मुट्ठियां बेचकर रुकी, जो वो बोलने की कुव्वत लगाने के लिए बंद किए हुई थी। फिर तेज तेज कदम उठाती वापस होटल के हॉल में आई, जहां मारूक और रोशन परेशान से मेज पर बैठे थे। खाना लग चुका था, जो जू का तू था इनके आगे धरा था। अदीना पसीने में भीगी हुई थी और चेहरा आंसुओं से तर था। मारूक और रोशन इसे इस तरह की हालत में देखकर परेशान हो गए। मारूक, मुझे घर जाना है। अदीना ने हाथ की पुछ से आंसू गाल पर रगड़ डाली और चोर सी नज़र रोशन पर डाली। क्या हुआ अदीना? मारूक बौखलाहट का शिकार हुई। अभी तक तो वो यही सोच रही थी कि अदीना बाहर सिर्फ कुछ देर रोशन के प्रपोजल को सोचने गई है और कुछ देर में वापस के साथ आएगी, पर इसकी हालत तो परेशान कर गई थी। मारूक प्लीज़, मुझे हॉस्पिटल जाना है। ओहो, मुझे हॉस्टल जाना है। इसी वक्त मैसम पर चीखने की वजह से गला फट सा गया था और आंसू से तर चेहरा, आवाज़ भारी हो रही थी। चले चलते हैं। आई गेस अदीना नॉट फीलिंग वेल। रोशन जल्दी से गाड़ी की चाबी उठाता कुर्सी से उठा। नहीं रोशन प्लीज़, बहुत शुक्रिया आपका। माहरूक, टैक्सी से जाना है मुझे। अदीना ने हाथ के इशारे से नज़रें चुराते हुए रोशन को रोका और फिर माहरूक की तरफ रुक किए सख्त लहजा अपनाया। माहरूक सटपटा कर उठी, एक शर्मिंदा सी नज़र रोशन पर डाली, जिसने आज के दिन के लिए इतना एहतमाम किया था। हत्ता कि जो फ्रॉक अदीना पहनी हुई थी वो भी हकीकत में रोशन की तरफ से ही दिया गया गिफ्ट था। मारूक ने जल्दी से बैग को उठाकर अदीना के पीछे कदम बढ़ा दिए, जबकि रोशन हारे हुए खिलाड़ी की तरह सुर्ख डिबिया पर नजरें जमाए खड़ा था। क्या मतलब इसका? वो कह रहा है तुम्हारी वजह से तुम्हें छोड़ गया? मारूक ने उलझकर अदीना के रोते चेहरे पर नजर डाली। और जब से आई थी तब से रोई जा रही थी। हाँ, और ये कि मैं किसी और से मोहब्बत करती थी, इसलिए मुझे छोड़ गया। अदीना ने सुर्ख चेहरे के साथ रोते हुए मैसम की अजीब व गरीब बातें बताई, जिस पर मारूक का रद्द अमल भी बिल्कुल वही था जो कुछ देर पहले मैसम के सामने इसकी बातें सुनकर अदीना का था। बकवास कर रहा है सब। मारूक हैरान सी होकर पलंग पर इसके पास बैठी। वो सुर्ख फ्रॉक में अब सुर्ख चेहरा लिए बैठी थी। तुमने बताया नहीं इसे कि तुम इसे? मारूक ने माथे पर बल डाल के पूछा। बताया है। मारूक ने तड़प कर बाजू गोद में रखे। क्या कहा कहता है फिर? मारूक ने तहज्जुद भरे अंदाज में अगला सवाल दागा। कहता है बहुत खुशी हुई है जानकर कि मैं तुमसे जानकर, पर मैं तुमसे अब मोहब्बत नहीं करता। अदीना ने आंसुओं के पीते हुए मैसम के अल्फाज दोहराए। मारूक ने हैरत और अफसोस से मुंह पर हाथ फेरा। मतलब वो पहले भी नहीं करता था? वो कभी नहीं करता था, तो फिर मुझे क्यों खो गई इतनी मोहब्बत इससे? अदीना ने घुटनों को समेट कर सर इस पर रख दिया। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसका कोई पता, कोई नंबर लिया? मारूक ने फौरन जहन में आने पर इससे पूछा। अदीना ने रूहान सी सूरत बनाई, सर नफ़ी में मिलाया और फिर सर घुटनों में दिए। मारूक ने दुख से इसकी तरफ देखा। कितना मुश्किल से संभली थी और आज के दिन की ही मैसम को टपकना था। खुद कर सलील कहीं का। मारूक ने दांत पीसकर सोचा, फिर अदीना की तरफ देखा जो मुसलसल रोई जा रही थी। अदीना, क्यों ऐसे खुदगर्ज इंसान के लिए रोई जा रही हो? मारूक ने इसे बाजू से पकड़कर हिलाया और नरम से लहजे में कहा, पर इस पर कोई असर ना था। और वो जो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है, इतनी चाहत से तुम्हें प्रपोज करने जा रहा था। मारूक का ध्यान अचानक रोशन की तरफ गया तो डपटने के अंदाज में कहा। अदीना ने झटके से सर ऊपर उठाया। प्लीज़ मारूक, मैंने कभी नहीं सोचा इसके बारे में। रूहान सी सूरत बनाए बेजारी से कहा। तो सोच लो ना, घर बात करो। मारूक ने फिर से बाजू पर दबाव डाला। अदीना ने नखवत से इसके हाथ को झटका। प्लीज़ मारूक। गुस्से से भरी नज़र मारूक पर डालती अब वो उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई थी। ये बहुत ही खूबसूरत दो
कमरों का अपार्टमेंट था, जिसके एक तरफ खूबसूरत ओपन किचन और लॉन्च था। दाएं तरफ के कमरे में लगे बेड पर मैसम कान से फ़ोन लगाए चित लेटा था। ये अपार्टमेंट वो पिछले 2 हफ्तों से तलहा के साथ शेयर कर रहा था। तुम घर आओ तो सही, एक दफ़ा मैं साथ हूँ तुम्हारे, जवाद अहमद ने फिर से इल्तिजाई अंदाज में कहा। मैसम ने आंखें बंद की और पलकों को उंगली के पूरे से मसला। सर में शदीद दर्द था और भूख से बुरा हाल। अदीना की वजह से वो इतनी भूख के बावजूद खाना छोड़ आया था। जवाद अहमद ने ज़बरदस्ती फहद से मैसम का नंबर निकलवाया लिया था और अब वो 3 दिन से तकरीबन रोज़ ही फ़ोन करके मैसम को घर आकर माफ़ी मांगने की तरगीब दे रहे थे। कैसे सामना करूँगा सबका चाचू? मैसम ने शर्मिंदा सी आवाज़ में वही फ़करा दोहराया, वो जो इतने दिन से कहकर जान छुड़ा रहा था। जिन हालत में जैसे सबका दिल दुखा कर आया है, अब हिम्मत कहाँ से लाए इन टूटे दिलों को जोड़ने की? जिस हिम्मत से भाग गए थे सब छोड़कर उस हिम्मत से। जवाद ने सख्त लहजे में डपटा। मैसम ने आंखों पर से हाथ हटाया और आंखें खोली। लंबी पलकों की झालर उठी थी, गहरी आंखें सुर्ख हो रही थी, दिमाग की नसें अभी तक उभरी हुई थी। अदीना का रोता चेहरा बार बार नज़रों के सामने आ रहा था। दिल मचल रहा था और दिमाग इसे पकड़ पकड़ कर वापस थपक रहा था। चाचू, बाबा और दादा अब्बू फिर से मुझे क्रिकेट छोड़ने का कहेंगे और आप जानते हैं मैं ये नहीं कर सकूँगा। मैसम थकी सी आवाज़ में दिल के डर को ज़बान पर ले आया। वो क्यों नहीं आना चाहता था घर? बचपन से ही घर में क्रिकेट के नाम से भी नफरत की जाती थी। इसकी वजह जवाद अहमद ही थे, जिन्होंने क्रिकेट की वजह से डॉक्टरी पास नहीं की थी। क्या बताओ ऐसा ना करे? देखो तो एक दफ़ा आकर अदीना से शादी तुम्हारी नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है, जवाद ने नरम से लहजे में समझाया। अदीना के नाम पर दिल पर ज़रब लगी। काश काश मैं इस लड़की की हकीकत पहले ही जान जाता तो कभी ये। पर तब मैं क्या घर से भागता? खुद से ही सवाल कर डाला। जहन कितनी ही डोरियों को उलझाए हुए था, जिनका सिरा खो गया था। जो होना था वो हुआ। क्या तुमने गलत पर शुक्र किया है अल्लाह का कि इसका नतीजा खुदा ने अच्छा निकाला? और हम तन गोश्त चित लेटा छत को घूर रहा था और जवाद अहमद की बातें सुन रहा था। घर वाले इसे भी शिद्दत से याद आते थे। दिल इनसे भी मिलने के लिए हमक रहा था, पर एक डर इनको पाकर फिर से क्रिकेट का छोड़ने का, और इस नाम पर आकर जो इसने इतनी तेज़ी से कमाया था, और अब वापसी मुश्किल थी, बहुत मुश्किल। चाचू, ये नतीजा आप भी को अच्छा लगता है बस, मायूसी से आवाज़ में कहा और झटके से उठकर बैठा। दादा, अब्बू और बाबा गहरी सांस ली और बात अधूरी छोड़ी। सारा मसला तो इनका था। दीना से शादी तो अब किसी सूरत नहीं हो सकती थी और ना वो करना चाहता था। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बस आ जाओ। जवाद अहमद ने फिर से अपने साथ होने का हौसला दिया। मैं सबने गहरी सांस ली। लबों पर फीकी से मुस्कुराहट उभरी थी। दिल जाने की हिम्मत बांधने लगा। मैं छोड़ देता हूँ, फहद ने करीब आकर महदब अंदाज में कहा। अरीबा चौंक कर गर्दन मोड़ी तो फहद सन ग्लासेस लगाए, लबों पर मखसूस मोहब्बत भरी मुस्कुराहट सजाए पास खड़ा था। दिल अजीब ही तर्ज से धड़का। वो घबरा गई। अरीबा का ऑटो यूनिवर्सिटी के गेट के आगे खड़ा था, जिसे ऑटो वाला बार बार चलाने की नाकाम कोशिश कर रहा था, पर थोड़ी सी आवाज़ निकालकर बंद हो रहा था। अरीबा हाथ में पकड़ी फाइल से बार बार खुद को हवा दे रही थी। जो यूनिवर्सिटी से निकली कार में फहद की नज़र इस पर पड़ी। आप गलत समझ रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं, अरीबा ने मसनूई मुस्कुराहट सजाकर तंज़ भरे लहजे में अपनाया, जिस पर फहद ने नासमझी से भवें उचकाई। मतलब मैं समझा नहीं, क्या गलत समझ रहा हूँ? फहद ने गर्दन को थोड़ा सा खम देते हुए जहन पर जोर देने के अंदाज को अपनाया। आप समझ रहे हैं कि आपने उस दिन मेरी और मेरी दोस्त की मदद की, तो मैं आज आपकी गाड़ी में बैठने के लिए तैयार हो जाऊंगी। अरीबा ने नाक चढ़ाकर मतलब समझाया, जिस पर वह बेसाख्ता मुस्कुराया। इसकी मुस्कुराहट भी इसके चेहरे की तरह मासूमियत लिए हुई थी। नहीं तो बिल्कुल नहीं, इतनी गर्मी है देखिए, और ऑटो ख़राब है, मैंने भी तो वहीं जाना है, आ जाइए। फहद ने गाड़ी की तरफ इशारा किया। अरीबा ने दिल को काबू में किया और घूर कर उसे देखा। यह ऑटो ख़राब हुआ है, सारे शहर के तो नहीं, दांत पीस कर कहा और सड़क पर आते ऑटो को हाथ के इशारे से रोका। शुक्रिया आपकी ऑफ़र का, तंज भरे अंदाज में कहा कर वो ऑटो में बैठ गई, जबकि वो कमर पर हाथ धरे अब हौनक सा खड़ा था। बहुत थकी हुई हो, चाय ही बना दो, एक कप। इतना लंबा सफ़र था। अदीना ने टॉवल से मुंह साफ किया और इसे एक तरफ रखा। वो आधा घंटे पहले ही घर पहुंची थी। ईद की वजह से हॉस्पिटल से 2 हफ्ते की छुट्टी थी। अरीबा जो टीवी देखने में मगन थी, इसके चाय की फरमाइश पर टीवी का रिमोट एक तरफ रखते हुए उठी। और ये अम्मी क्यों नहीं आ रही है आज नीचे से? अदीना ने दोनों हाथों से बालों को समेटकर जूड़े की शक्ल देते हुए पूछा। अरीबा जो तकरीबन किचन के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी, फौरन पलटी, कमर पर हाथ रखा।
आया हुआ है इनका शहजादा कल से। माही ने खेजी अंदाज में आंखें घुमाकर कहा। अदीना के बालों का जोड़ा बनाते हुए हाथ एकदम से रुके और बाल आबशार की तरह कमर पर बिखर गए। आंखें हैरत से खुली। क्या मैसम नीचे है? अदीना बिजली की सी तेजी से सोफे पर से उठी और पाँव में चप्पल उड़ाई। अंदाज हिजलत और बौखलाहट लिए हुए था। इस दिन से चैन कहाँ था? सोच सोच कर दिमाग ने काम करना छोड़ रखा था। आखिर को मैसम के दिल और जहन में क्या चल रहा है? वो क्यों इससे कर रहा है? नहीं जी, नीचे तो फटक नहीं दिया अभी तक मामू मुराद ने। सामने ही अपने चहीते फहद के घर। सामने है अपने चहीते फहद के घर। अरीबा ने फिर से मायने खेज जुमला अदा किया। गर्दन दाएं बाएं घुमाई। जवाद अहमद ने इसे सीधा घर आने से मना कर दिया था। वो कल दोपहर से फहद के घर में था और घर में इसको लेकर एक सर्द जंग चल रही थी, जिसमें अहमद मियाँ और मुराद अहमद की मुखालिफ टीम में राबिया, जवाद और अजरा शामिल थे, जो मुराद और अहमद मियाँ से मैसम को माफ़ करने को कह रही थी। अदीना ने इस तरीके मेज़ पर पड़े दुपट्टे को एक हाथ से खींच कर ओढ़ा और तेज़ी से निचले जीने की तरफ बढ़ी। तुम कहाँ जा चलती? अरीबा ने हैरान होकर हाथ के इशारे से रोकने की कोशिश की। आती हूँ, तेज़ी से कहती हुई आगे बढ़ी और फिर से थप थप जीने उतरने की आवाज़ अरीबा के कानों में पड़ी। इसने अफसोस से गर्दन हिलाई और फिर से आकर टीवी के सामने लगे सोफे पर बरजुमान हुई। इसको क्या हुआ है? बावली हो गई है क्या? अजरा की अकब से आती आवाज़ पर अरीबा ने गर्दन मोड़ी। इनके अंदाज से वाज़ेह था कि सीढ़ियों में इनकी मुलाकात अदीना से हुई है। अम्मी, गालिब ने तो इसे इश्क का नाम दिया है। अरीबा ने रिमोट पकड़ते हुए दाएं बाएं घुमाते हुए ठंडी सांस ली। अजरा ने जहन पर जोर डाला। क्या मतलब? अजरा फुली सांसों को बहाल करती अरीबा के साथ ही थी। सोफे पे बरजुमान हुई। अरीबा ने हाथ से फहद के घर की तरफ इशारा किया। अजरा एकदम से माथे पर बल डालकर सीधी हुई। बुलाओ इसे, कोई ज़रूरत नहीं है फहद के घर जाने की, अजरा बेगम ने तनक कर कहा। अरीबा ने बेजार सी शक्ल अजरा पर डाली, जहाँ फहद का नाम सुनते ही अजली नफरत उमड़ आई। पता नहीं अब इसे अजरा के मुँह से फहद के लिए किद निकलते तारीफ़ी कलामात अच्छे नहीं लगते थे। रहने दे, कुछ नहीं होता, और खैर बख्श दे, अब जान इसकी फहद की भी आ गया है। आपका राज दुलारा कल तक घर पे आ जाएगा। अरीबा ने अजरा के गुस्से को कम करने के अंदाज में कहा और बात का रुख बदला। मोमानी की तबीयत कैसी है अब? टीवी को बंद करते हुए पूरी तरह वो अजरा की तरफ मतवजा थी, क्योंकि कल जब से राबिया ने मैसम के आने की खबर सुनी थी, तब से ही इनका रो रो कर बुरा हाल था और आज सुबह से तो बिस्तर से जा लगी थी। कहाँ ठीक है, मुराद जाने भी नहीं दे रहा इसे सामने वालों के घर मैसम से मिलने। अजरा ने दुख से यहाँ भरी। बेटा 8 माह बाद घर आए और माँ इससे ना मिल सके, इससे बढ़कर दुख तकलीफ क्या हो सकती है? अच्छा, परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक? अरीबा ने अजरा के परेशान चेहरे को देखकर तसल्ली दी। वो भी पर सोच अंदाज में सर हिला गई। आपको ये नॉवल कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।